गुड मॉर्निंग टू ऑल द डियर फ्यूचर ऑफिसर्स। 16 मई के करंट अफेयर्स के ऊपर हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पे द हिंदू और पीआईबी के करंट अफेयर्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपने कल जो मई का हमारा मैराथन सेशन था उसको बहुत एंजॉय किया होगा। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच, एंड दिस इज द एड्रेस वे यू कैन मैसेज मी फॉर ऑल द क्वेरीज। जो भी आपके डाउट्स होते हैं प्रीलिम्स को, मेंस को या इंटरव्यू को लेकर, आप यहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं। चलिए, दीज आर द 10 टॉपिक्स जिसके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आजकल काफी न्यूज में, इसके बारे में जानेंगे। देन हम श्रीवरी ब्रह्मोत्सवम के बारे में डिस्कशन करेंगे। क्लासिकल डांसर्स के बारे में जानेंगे। लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन को लेकर एक क्वेश्चन रहने वाला है। एक आपका मैप रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। देन एफटी भी आजकल काफी न्यूज में, इसके बारे में जानेंगे। जेंडर संवाद को डिस्कस करते हुए इनसैकॉक के बारे में डिस्कशन करेंगे। जीसैप आपका इकोनॉमिक सेक्शन से क्वेश्चन है। एंड फाइनली यूएन पीस कीपिंग, जो आपका मिशंस होते हैं उसकी फाइनेंसिंग को लेकर यहाँ पर क्वेश्चंस होने वाले हैं। चलिए, आई होप आपको नोटिफिकेशन मिल रहा होगा। अगर आपको नोटिफिकेशंस नहीं आते हैं देन यू हैव टू प्रेस द बेल आइकन। आपको ये सब्सक्राइब के साथ जो बेल आइकन होते हैं इसको प्रेस करके ऑल बटन को प्रेस करना है ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपका मिस ना हो। आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था फॉर द करंट अफेयर्स की जो अभी हम एमसीक्यूज करते हैं, इसके अलावा जो प्रॉपर करंट अफेयर्स होते हैं, जो द हिंदू का एनालिसिस होता है या फिर जो एडिटोरियल्स होते हैं, वो भी आप हमें कराएं। सो दैट will be coming very very soon। इस वीक में उसको भी लेकर आया जाएगा। Hence you have to press the bell icon ताकि आपको उन सभी का नोटिफिकेशन जो है वो टाइमली मिल जाए। चलिए, यहाँ पर जल्दी से अपने टारगेट को सेट करें, कितना आप स्कोर करना चाहेंगे, यहाँ पर कितना टारगेट लेके चलेंगे, क्योंकि जो कट ऑफ है वो यहाँ पर 6 मार्क्स की रखी गई है। मतलब 6 या इससे ज्यादा स्कोर करना है टू बी इन द सेफ जोन। लेस देन 6 अगर आपका स्कोर आता है तो वो डेंजर जोन में हो जाएगा और वहां पर आपको थोड़ा सा और इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। तो जल्दी से अपने टारगेट को सेट करें, कितना टारगेट सेट करके चल रहे हैं। एंड आई अंडरस्टैंड कि अभी बिकॉज हमारा जो एग्जाम है वो थोड़ा सा डिले हो गया है, इसी वजह से करंट अफेयर्स को थोड़ा सा लंबे समय तक के करने के लिए, लंबे समय तक का हमें कवर करना पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा बर्डन बढ़ गया हमारे ऊपर। लेकिन एट द सेम टाइम जो हमारे पास नंबर ऑफ डेज हमें मिले हैं, वो जो एक्स्ट्रा टाइम मिला है, तो अभी हमारे पास कोई एक्सक्यूज नहीं रह गया इस चीज को लेकर। जो हम पहले अपने आप को दिया करते थे कि इस साल मैं अटेम्प्ट को छोड़ देता हूं, मैं नेक्स्ट ईयर दूंगा, या फिर इस साल मेरी तैयारी अच्छे से नहीं हुई है, सो यू कैन एनरोल इन क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन 100 डे सीरीज ऑल्सो। अगर आप अपने एग्जाम के अंदर स्टैटिक पोर्शन को और करंट अफेयर्स पोर्शन को एक एज देना चाहते हैं, बिकॉज यहां पर आपकी डे वाइज प्रिपरेशन होने वाली है। सो कोई भी दिन आपका यहां पर वेस्ट नहीं जाएगा और आपका ज्योग्राफी से लेके इकोनॉमी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स हैं वो इजीली कवर हो जाएंगे। एंड इसमें आपको जो एडवांटेज मिलने वाला है वो प्रीलिम्स को लेकर ही मिलने वाला है, बिकॉज दिस पर्टिकुलर सीरीज इज प्रीलिम्स फोकस, जहां पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आपके जो मार्क्स हैं और जो एमसीक्यूज हैं उसमें एक इंप्रूवमेंट जो है वो देखा जाएगा। चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। द फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को लेकर यहां पर 4 आपको कंट्रीज के नाम दिए हैं। आपसे पूछा है बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज और आर नॉट द मेंबर्स ऑफ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो कौन सी कंट्री ऐसी है जो कि आईएसएस का पार्ट नहीं है। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए, इंडिया, चाइना, यूएसए, कनाडा। नाउ द न्यूज इज टेकन फ्रॉम द न्यूज पेपर द हिंदू, बट द थिंग इज जो चीज यहां पे पूछी जा रही है वो ये है कि कौन सी कंट्रीज में मेंबर नहीं है। कुछ दिन पहले कुछ ऐसी कंट्रीज थी, इवन इंडिया के अंदर भी इस चीज के ऊपर क्वेश्चन किया गया कि क्या आप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को ज्वाइन करेंगे या फिर आप अपना बना रहे हैं। तो कुछ ऐसी कंट्रीज थी जिन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को छोड़ने की भी जो अनाउंसमेंट थी वो कर दी थी। आईएसएस की बात करें, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इसके अंदर जो कंट्रीज थी, कनाडा, सेकंड आपकी है जापान, थर्ड कंट्री आपकी है, और यहां पे रशिया ने अनाउंस किया था कि वो इसको छोड़ेंगे। देन यूएस है यहां पर, एंड यहां पर 11 मेंबर स्टेट्स ऑफ यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जिसमें बेल्जियम से लेकर डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नेदरलैंड, ये सभी भी इसमें शामिल है। ठीक है, तो यहां पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन न्यूज में था पहले, तो कुछ दिन पहले तो रशिया की वजह से था, नाउ ये चाइना की वजह से। क्यों? क्योंकि अभी चाइना का जो एक रॉकेट था वो डेबरी के रूप में स्पेस में अभी घूम रहा है, और ऐसे ही पहले भी इनके कुछ रॉकेट्स जो है वो डेबरी को कॉन्स्टिट्यूट कर चुके हैं, उसको उसमें तब्दील हो चुके हैं। तो आप जानते हैं कि स्पेस के अंदर जब भी सैटेलाइट्स को भेजा जाता है, रॉकेट को भेजा जाता है, और जब वो यूजलेस हो जाते हैं या फिर फेल्ड मिशन जो होते हैं, या तो फिर वो वापस से अर्थ के ऊपर गिर जाते हैं या फिर वो स्पेस में ही रह जाते हैं, राइट। तो चाइना जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी ठहराया जा रहा है कि जो डेब्रीज है उसके लिए चाइना जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी बढ़ रही है, क्योंकि उसके जो रॉकेट्स हैं वो सबसे ज्यादा डेब्रीज हैं वो कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। नाउ यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा गया, ये पूछा गया आईएसएस जो है वो इस चीज पे वैसे देख रहा था, चाइना की साइलेंट है, चाइना को क्वेश्चन भी किया जा सकता था, और उसी को लेकर आईएसएस न्यूज में भी था। मैंने आपको कंट्रीज के नाम तो बता दिए, चाइना और कनाडा।
इसके अंदर मेंबर है, लेकिन इंडिया जो है वो इसमें मेंबर नहीं है, चाइना भी इसमें मेंबर नहीं है। और यहाँ पे पूछा था नोट द मेंबर्स, तो आंसर क्या होगा आपका यहाँ पर बी, क्योंकि मेंबर कौन कौन नहीं है, इंडिया और चाइना नहीं है, राइट। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा आईएसएस जो है न्यूज में क्यों होता है, क्योंकि चाइना जो है उसको डेब्रिस के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा रहा है, उसके जो रॉकेट्स और सैटेलाइट्स हैं उनके फेलियर की वजह से। चलते हैं यहाँ पर आंसर बी होने की बात, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो पूछा जा रहा है वो कल्चरल सेक्शन से। देखिए करंट अफेयर्स के अंदर जो भी चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि कल्चर को लेकर, आपकी हिस्ट्री सब्जेक्ट को लेकर, आपके ज्योग्राफी सब्जेक्ट को लेकर जो चीजें अपीयर होती है वो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, राइट। तो इसी वजह से ऐसे एरियाज को हमें और भी ज्यादा फोकस के साथ कवर करना है। जैसे अभी दो क्वेश्चन जो आप हैं वो कल्चरल सेक्शन से देखने वाले हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं न्यूज में थे, न्यूज़पेपर से ही न्यूज बनाई गई थी। पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट श्रीवरी ब्रह्मोत्सव। तो यहाँ पे श्रीवरी ब्रह्मोत्सवम को लेकर पूछा गया, बताए कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। तो जो टॉपिक है उसको आप अंडरलाइन करें और जो पूछा गया है सही या गलत, करेक्ट या इनकरेक्ट, उसको आप सर्कल में डालें। ब्रह्मोत्सवम इज अ सेरेमनी इन ऑनर ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा। लॉर्ड ब्रह्मा की यहाँ पर ऑनर में ये जो सेरेमनी है इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ये एक एनुअल फेस्टिवल होता है जिसे कि सेलिब्रेट किया जाता है ब्रह्मा टेम्पल पुष्कर के अंदर। हो सकता है पुष्कर कहां पर है, ये राज्य का नाम भी बताइएगा मुझे, क्वाइट अ फेमस साइट। द सेलिब्रेशन ऑफ द ब्रह्मोत्सव इज परफॉर्म्ड ओवर 9 डे पीरियड। तो 9 दिन का पीरियड होता है जिसके अंदर ये ब्रह्मोत्सव जो है इसे सेलिब्रेट किया जाता है। सोचिए इसके बारे में, यहाँ पर कोविड-19 की वजह से आप जानते हैं सेकंड वेव की वजह से काफी सारे फेस्टिविटीज जो हैं अलग अलग जगहों पर अलग अलग राज्यों के अंदर वो कैंसिल करी जा रही थी कि ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठे ना हो पाए। यहां पर सोचिएगा श्रीवरी ब्रह्मोत्सव अभी न्यूज में था, यहाँ पे क्या आंसर हो सकता है। चलिए देखिए पहली बात तो नाम में ही है ब्रह्मो उत्सव, ठीक है। तो ब्रह्मा को यहाँ पे ऑनर के लिए ही, उनके ऑनर के लिए इसे लेकर आया गया होगा। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो हम थोड़ा सा यहाँ पे इन्फर करके आंसर कर सकते थे कि यहाँ पे पहली जो स्टेटमेंट है वो हमारी करेक्ट हो जाएगी। क्या ये 9 दिन का फेस्टिवल होता है? द फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड विद द ग्रेट ज़ील, और ये मनाया जाता है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर, ठीक है। सेलिब्रेशन ऑफ ब्रह्मोत्सव जो है इट्स परफॉर्म्ड ओवर 9 डे पीरियड, 9 दिन के पीरियड के लिए इसे सेलिब्रेट किया जाता है। अभी यहां पर चर्चा में था और रिलेटेड फेस्टिवल, पहली और तीसरी स्टेटमेंट ठीक हो गई है, तो यहाँ पे आंसर या तो बी होने वाला है या डी होने वाला है। सेकंड स्टेटमेंट को देख लेते हैं। देखिए ब्रह्मोत्सवम जो है एक हिंदू फेस्टिवल है, काफी ऑस्पिशियस फेस्टिवल माना जाता है और एवरी ईयर हर साल इसे तिरुमला वेंकटेश्वर टेम्पल तिरुपति आंध्र प्रदेश के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है, राइट। तो यहाँ पे जो प्लेस है पुष्कर राजस्थान, ये जो स्टेटमेंट है आपकी गलत हो जाती है। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि पहली और तीसरी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। कुछ दिन पहले यहाँ पर श्री राम टेम्पल जो कि तिरुमली तिरुपति देवस्थानम में है, वहां पर फेस्टिविटीज के ऊपर एक शेडो कास्ट करी गई थी कि पता नहीं हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। उसी के कॉन्टेक्स्ट में श्रीवरी ब्रह्मोत्सवम के बारे में भी मेंशन किया गया था। चलिए तो यहाँ पे इस फेस्टिवल से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा यहाँ पर पूछा जा रहा है क्लासिकल डांस स्टेटसेस के बारे में। अगेन देखिए कल्चर का है, लेकिन क्योंकि कल्चर के अंदर कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड चीज जो वो न्यूज में आई थी, इसी वजह से ये क्वेश्चन आपको दिया गया। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि व्हेन वी यूज्ड टू प्रिपेयर इवन वी वर नॉट अवेयर अबाउट दिस थिंग कि एक्चुअल में करंट अफेयर्स में चीजें पूछी क्या जाती है, बिकॉज व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम और यहाँ पर आपकी फैमिली में भी कोई सिविल सर्वेंट नहीं होता है तो उतनी ज्यादा गाइडेंस भी आपके पास नहीं होती है। लेकिन जब फर्स्ट टाइम आप तैयारी कर रहे होते हैं तो बिल्कुल ही आपका गाइडेंस का आप कह सकते हैं अभाव होता है। बट देन देयर वाज दिस टॉपर ऑफ द 2010 और 2011, वहां पर उनका एक जो ऐसे सेमिनार था वो मैंने अटेंड किया और वहां पर मुझे इस चीज के बारे में बताया। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मुझे पता चला कि कितना इंपॉर्टेंट होता है जो आपकी स्टैटिक पोर्शन होता है और जब वो करंट के साथ एसोसिएट होते हैं और करंट अफेयर्स के अंदर आपके यूपीएससी एग्जाम के अंदर वहां से क्वेश्चन बन के आने की। अब देखिए क्योंकि कल्चर का क्वेश्चन है, वैसे क्वेश्चन तो ये स्टैटिक है लेकिन कुछ ना कुछ चीज करंट में आई है, इसी वजह से क्वेश्चन को बनाया गया। यहां पर पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग डांस हैज अराइव्ड क्लासिकल स्टेटस बाय संगीत नाटक अकेडमी। तो संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा जो क्लासिकल स्टेटस है वो इनमें से किन किन डांसेस को दिया जा चुका है, आपको करेक्ट बताना है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डांस और डांसेस हैज और हैव रिसीव्ड द क्लासिकल डांस स्टेटस बाय द संगीत नाटक अकेडमी। क्या सतरिया को मिल चुका है? व्हाट अबाउट मोहिनीअट्टम, भारतनाट्यम, बिहू? सोचिएगा। चलिए देखिए एवरीडे बेसिस पे जो आपके वेरियस डांसेस हैं इसको लेकर आर्टिकल्स न्यूज में आ रहे हैं, क्योंकि इन्हीं डांसेस के जो काफी फेमस आर्टिस्ट हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं कोविड के जो केसेस हैं वो निकल के आ रहे हैं और जो वो आर्टिस्ट है
उनके बारे में न्यूज आती है, उनके डांस के बारे में भी थोड़ी बहुत चीज जो है वो बताई जाती है न्यूज के अंदर। इसी वजह से जो आपका क्वेश्चन है यहां से बन सकता है। अगर हम संगीत नाटक अकेडमी की बात करें तो उन्होंने सतरिया को एक क्लासिकल डांस का स्टेटस दिया है, मोहिनी अट्टम को भी दिया है और भारतनाट्यम को भी दिया है, लेकिन बीहू को, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा बीहू कौन से राज्य से आता है ये बताइएगा। आंसर हो जाएगा डी, पहले 3 को दिया है, चौथे डांस को क्लासिकल डांस का जो स्टेटस है वो नहीं दिया है। देखिए यहां पर 8 तरीके के डांस है, जैसे कि आप यहां पे इमेज में देख सकते हैं, जिनको कि ये स्टेटस दिया गया संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा, जिसमें आपका भारतनाट्यम भी है, जिसमें आपका कथक भी है, जिसमें कथकली है, कुचिपुड़ी है, मणिपुरी है, देन मोहिनी अट्टम है, ओडिसी है एंड आपका सतरिया है। ठीक है, चलिए आप मुझे बीहू के बारे में बताइएगा। बीहू एक इंडिजिनस फोक डांस है जो एक पर्टिकुलर राज्य में बनाया जाता है, तो राज्य में वहां पे लोग परफॉर्म करते हैं। ऐसा नहीं है कि उस राज्य का कोई दूसरा डांस ऐसा ना हो जो इस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर आता हो। संगीत नाटक अकेडमी ने ऑलरेडी उस स्टेट से आने वाले एक डांस को क्लासिकल डांस का स्टेटस दिया, बट दिस इज अनदर डांस जो कि सेम स्टेट से आता है, लेकिन क्लासिकल डांस का स्टेटस जो है वो यहां पर नहीं दिया गया। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 4, जो कि एलएमओ के बारे में, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन। काफी न्यूज में रह रही है अभी ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी की वजह से ही जो सेकेंड वेव है उसने काफी सारे लोगों की जान ली है। देख लेते हैं 3 स्टेटमेंट यहां पे दिए। इट इज हाई प्योरिटी ऑक्सीजन सुटेबल फॉर यूज इन द ह्यूमन बॉडी, हो सकता है। अकॉर्डिंग टू द ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013 एलएमओ इज प्लेस्ड अंडर एनएलईएम, इसे नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन के अंदर रखा गया है, ये भी पॉसिबल है। लैक ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है ये एक मेजर रीजन है फॉर ऑक्सीजन क्राइसिस ड्यूरिंग पेंडेमिक। 3 स्टेटमेंट आपके सामने दी हैं कि क्या ऑक्सीजन की कमी जो हमारे देश में देखी जा रही है वो प्रोडक्शन की वजह से है या फिर किसी और रीजन की वजह से। सोचिएगा इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए एलएमओ की बात करें तो यहां पर यस इट इज अ हाईली प्योर ऑक्सीजन सुटेबल फॉर यूज ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो काफी प्योर ऑक्सीजन है जिसको कि ह्यूमन बॉडी जो है यूज कर सकती है और मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। राइट, तो पहली स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाएगी। क्या ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013 के हिसाब से इसे नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन में रखा है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट में ऑलरेडी रखा हुआ है, और यहां पर हमारे यहां पर ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013 के हिसाब से भी इसे एनएलईएम के अंदर रखा गया है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे यहां पे ठीक हो जाती है। लेकिन अभी जो चीज निकल के आ रही थी वो ऑक्सीजन को लेकर, वहां पे कहा गया है कि इट इज नॉट द लैक ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्शन दैट इज द मेजर रीजन, दैट इज वन ऑफ द रीजन, बट यहां पे मेजर शब्द का इस्तेमाल किया गया है। मेजर रीजन जो है वो बताया जा रहा है कि मिसमैनेजमेंट, मैनेजमेंट उतना अच्छा नहीं है। ठीक है, इन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहां पे ऑक्सीजन है हमारे पास लेकिन उसको सही तरीके से मैनेज नहीं की जा रही, उसकी सप्लाई, उसको डिस्ट्रीब्यूशन करने में दिक्कत आ रही है। दैट इज द मेजर रीजन। लैक ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्शन, हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन हो सकता है थोड़ी सी कम हो, लेकिन दैट इज द माइनर रीजन, नॉट द मेजर रीजन। मेजरली जितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमारे पास ऑक्सीजन अवेलेबल है, लेकिन मिसमैनेजमेंट की वजह से ये हमें यहाँ पर सबसे ज्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे तीसरी स्टेटमेंट जो है वो आपकी गलत हो जाती है। आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन जो है, इससे आगे बढ़ते हुए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, जो कि पूछ रहा है अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। यहां पर आपसे क्वेश्चन जो पूछा गया है वो मैप रिलेटेड क्वेश्चन है। नॉर्थ टू साउथ आपको लगाना है। देखिए ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, ऊपर से नीचे लगाना है। पैंगोंग सो लेक, हॉट स्प्रिंग, गालवान वैली, ये एरिया काफी न्यूज में रहता है, चाइना को लेकर तो खास तौर पे। तो ये चीज आपको अब यहां पर फिगर आउट करनी है। 3 चीजें आपके सामने दी, फिर मैं आपको मैप के ऊपर दिखाऊंगा ये चीजें। आर्टिकल दिया गया था चाइनीज एग्रेशन को लेकर कि यहां पर जो पर्टिकुलर गोगरा ट्रांसपेस है वो यहां पर किया गया। पीएलए जो है बेसिकली दे बिलीव इन जस्ट टेकिंग 1 इंच एट ए टाइम। तो क्या करते हैं वो बार बार इंडिया को चैलेंज करते हैं, थोड़ी सी जमीन हमारी ले लेते हैं, मान लीजिए 2 फुट ले लिया तो फिर 1 फुट पीछे हट जाते हैं। तो यहाँ पे 2 फुट लेने के बाद 1 फुट पीछे हटेंगे तो फिर भी 1 फुट उनके पास ही रहता है। तो इस तरीके से धीरे धीरे वो कोशिश करते हैं आपकी जमीन को लेने की। तो यहाँ पर 3 आपको लोकेशन दी है, आपको बताना है कि वो नॉर्थ टू साउथ कैसे फॉल करती है। चलिए चलते हैं यहाँ पर मैप के ऊपर देख लेते हैं। सो हॉट स्प्रिंग तो वैसे काफी जनरल सी टर्म थी, कहीं पर भी हो सकता है, बट यहाँ पे डेफिनेटली अगर आपने मैप को अच्छे से देखा है तो ये चीज आपको समझ में आएगी। गालवन वैली यहाँ पे आपको दिख रही है, ये देखिए अक्साई चीन, ये आपका जो चाइनीज ऑक्यूपाइड टेरिटरी है उसके बीच की ही लोकेशन है।
हॉट स्प्रिंग एंड नीचे आपका है पैंगोंग सो लेक। तो एक बार इसको देख लेते हैं। सबसे ऊपर आपका गलवान वैली है, फिर हॉट स्प्रिंग है और फिर नीचे पैंगोंग सो लेक है। आसपास देख लीजिएगा, दिस इज द ले रीजन, दिस इज द सियाचिन ग्लेशियर। ये हमें एडवांटेज देता है चाइना और पाकिस्तान के अगेंस्ट में। नाउ दिस इज द गिलगित बल्तिस्तान रीजन, जो एलओसी है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी। सो दिस इज द पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर एंड दिस इज द आपका सक्सगाम वैली, जो कि दी गई है किसको, ये दी गई है पाकिस्तान के द्वारा चाइना को। चलिए चलते हैं यहाँ पर अभी वापिस से। और हमने ये देखा था सबसे ऊपर कौन सा था, सबसे ऊपर हमारा गलवान वैली था, फिर हमारा हॉट स्प्रिंग था और फिर पैंगोंग सो लेक था। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर जो है 3-2-1 जैसा लग रहा है, तो हमारा डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा, ये मैप रिलेटेड क्वेश्चन, और इस बार जो मैप है उसका आपको मॉक टेस्ट भी मिलने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली या तो आज उसे प्रीमियर करेंगे या फिर इसी वीक में, मंडे अभी शुरू हो जाएगा हमारा, संडे से वैसे वीक शुरू हो चुका है हमारा, इस वीक में या फिर आज के दिन ही इसे प्रीमियर कर दिया जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। और क्वेश्चन नंबर 6 पे जाने से पहले, क्योंकि अभी आप लोगों के पास टाइम आ गया है, आप लोगों ने कुछ क्वेरीज भी करी थी मुझसे कि वेदर वी शुड गो फॉर द 100 डे सीरीज और 200 डे सीरीज। देखिए आई रेकमेंड कि अगर आप 150 डेज में 200 डेज कवर कर सकते हैं, अगर दिन में 2.5 घंटे का टाइम दे सकते हैं, तो दिन में 2 दिन भी यहाँ पर कवर किए जा सकते हैं, अगर उस हिसाब से आप तैयारी करते हैं। बिकॉज सी 200 डेज और 100 डेज में डिफरेंस यही है कि आपकी जो 100 डेज सीरीज है इसमें आपको मेंस का कंपोनेंट जो है वो नहीं मिलता है। 200 डेज में आपको मेंस का कंपोनेंट भी मिल जाता है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन आंसर राइटिंग, अगर आप आंसर राइटिंग में इंटरेस्टेड हैं, देन यू कैन गो फॉर 200 डेज सीरीज। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे प्रीलिम्स ही करना है, आंसर राइटिंग मुझे अभी नहीं करना है, देन यू कैन गो फॉर द 100 डेज सीरीज। यहाँ पे 2 से 3 घंटे का टाइम अगर आप डेली बेसिस पे देते हैं, तो आपका जो स्टैटिक और करंट अफेयर्स का जो पोर्शन है, जो कि यहाँ पे डेली बेसिस पे वीडियो दिए जाते हैं, जो आप डे वाइज कवर कर सकते हो, एक दिन में चाहें तो डे 1, 2, 3 3 दिन को भी कवर कर सकते हैं, 2 दिन को भी, 4 दिन को भी, डिपेंड्स अपॉन योर कैपेसिटी। वो आपकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो उसे कवर कर लेते हैं, देन चांसेस आर लाइकली कि अगर आप स्टेटमेंट को भी इन्फर करना सीख जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एमसीक्यूज की काफी प्रैक्टिस कराई जाती है, देन 30 to 35 एमसीक्यूज यू विल फाइंड इन द एग्जाम, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और वहां पर आप आंसर्स को सोल्व भी कर पाएंगे, वहां पे अपने आंसर्स जो है वहां पे आप रजिस्टर भी कर पाएंगे। नाउ व्हाट आर यू गोइंग टू गेट, इसके अंदर आपको जो करंट अफेयर्स के वीडियोस है वो मिलते हैं, साथ ही साथ एमसीक्यूज के वीडियोस मिलते हैं, क्लास लेक्चर्स जो है वो भी इसके अंदर कराए जाते हैं। स्टार्ट विद एनसीईआरटी, देन वी मूव टू द बेसिक बुक्स। एनसीईआरटी से शुरुआत होती है ताकि आपका जो बेसिक्स है वो यहाँ पर बन जाए, और फिर जो बेसिक आपकी बुक्स होती हैं, जिसमें आपकी रमेश सिंह है, जिसमें आपकी कल्चर की बुक्स हैं, देन आपकी यहाँ पर एनवायरमेंट इकोलॉजी की है, स्पेक्ट्रम की बुक है, इंडियन पॉलिटी है लक्ष्मीकांत की, तो वो सारी बुक्स को यहाँ पर कवर किया जाता है, सो दैट आपकी एक तैयारी जो है वो पूरी 360 डिग्री हो सके। सो यू कैन गो फॉर दीज क्रैश कोर्सेज 100 डेज और 200 डेज। अगर आप 2021 के लिए एग्जाम दे रहे हैं, अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए दे रहे हैं, देन यू कैन गो फॉर मिशन यूपीएससी 2022 और 2023, जहां पर आपको 500 डेज का जो पूरा डे वाइज प्रिपरेशन है वो एक शेड्यूल्ड वे में पूरा प्रोग्राम मिलता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। तो इन कोर्सेज को आप exam.netmock.com पे जाकर एक्सप्लोर कर सकते हैं, देख सकते हैं कि इसके अंदर और क्या क्या चीजें आपको मिलने वाली है। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में डिस्कशन करते हैं, जो कि एफटीए को लेकर है, पूछा गया एफटीए को लेकर बताएं करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है, कौन सा कथन आपका यहाँ पर सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है इंडिया ने जो अपना पहला एफटीए साइन किया था वो श्रीलंका के साथ किया था। इंडिया ने एफटीए जो है वो यूरोपियन यूनियन के साथ साइन कर लिया है, और एफटीए जो होता है एक अरेंजमेंट होता है जिसमें 2 या उससे ज्यादा ट्रेडिंग अलायंसेस जो होते हैं वो अग्री करते हैं कि वो टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स को कम कर देंगे, हटा देंगे। सोचिए, चलिए, तो इंडिया ने जो पहला फर्स्ट एफटीए बायलैटरल एफटीए जो साइन किया था वो श्रीलंका के साथ किया था। तो पहली जो स्टेटमेंट है बिल्कुल ठीक है, 1998 में ये किया गया था। लेकिन अगर आपको याद हो, पिछले कुछ दिनों से हम डिस्कस कर रहे हैं और ये चीज न्यूज में बार बार आ रही है कि जो एफटीए टॉक्स है किसके साथ, ईयू के साथ, वो हमारी स्टॉल हो गई थी 2013 के अंदर। ठीक है, तो उसे हम कंप्लीट नहीं कर पाए थे, और अब 2021 के अंदर दोबारा से हमने ईयू के साथ बातचीत करना शुरू कर दिया है, और हो सकता है आगे आने वाले टाइम में इसे मटेरियलाइज भी कर लिया जाए, लेकिन अभी तक यहां पर ऐसा नहीं किया गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अभी तक ये एफटीए साइन नहीं किया गया, लेकिन इसके ऊपर बातचीत जो है वो चल रही है और बहुत जल्दी हमें देखने को भी मिल सकता है। क्या ये एक अरेंजमेंट होता है जिसमें 2 पार्टीज, जैसे यहाँ पे इंडिया है और श्रीलंका है, इंडिया और ईयू है, वो टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स को कम कर देंगे? तो यस, यही चीज होती है इसके अंदर, या तो खत्म किया जाता है टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स को, या फिर कम कर दिया जाता है। पहली और तीसरी स्टेटमेंट ठीक होने की वजह से आंसर आपका हो जाएगा बी। बेसिक डिफरेंस जो है टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर के बारे में बता देता हूं। सो आपका पहले तो आपका रहेगा टैरिफ बैरियर, वो क्या होता है, इसमें बेसिकली क्या होता है, किसी भी तरीके की टैक्स, कस्टम टैक्स या कुछ भी हो सकता है, ड्यूटी,
जब किसी प्रोडक्ट के ऊपर लगाई जाती है। मान लीजिए चाइना से एक मोबाइल को इंपोर्ट किया जा रहा है, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि यहां पर वो मोबाइल है, क्योंकि ऐसे चाइनीज जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा हमारी मार्केट को पेनिट्रेट करना शुरू कर देंगे। वहां पे अगर हम टैरिफ बैरियर लगाते हैं तो उस पर किसी तरीके की ड्यूटी लगा दी जाएगी, किसी तरीके का टैक्स लगा दिया जाएगा, ताकि वो अपने आप ही एक्सपेंसिव हो जाए। कोई भी कस्टम लगा दिया जाएगा, कोई भी लेवी लगा दिया जाएगा, और उसकी डिमांड जो है हमारी मार्केट के अंदर कम हो। दैट इज द फर्स्ट थिंग। नॉन टैरिफ बैरियर में क्या होता है? नॉन टैरिफ बैरियर में कहा जाता है कि यहां पे हम कोई ऐसे टैक्स या ड्यूटी नहीं लगा रहे, लेकिन वो प्रोडक्ट कैसे बनाया गया है उसके ऊपर कंडीशन लगा रहे हैं। आपने सुना होगा यहाँ पे कि कैसे प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया गया है, कैसे हैंडल किया गया है, कैसे एडवर्टाइज किया गया है, कैसे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया गया, उसके बेसिस पे ये जो पर्टिकुलर कंसर्न है वो यहाँ पे रेज करी जाती है। मान लीजिए हम कहते हैं कि भाई आपका इस प्रोडक्ट को बनाने का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है वो उतना सेफ नहीं है, या फिर हम उस चीज को पसंद नहीं कर रहे हैं। जैसे कि आपने सैनिटरी फाइटो सैनिटरी मेजर्स के बारे में सुना होगा, टेक्निकल बैरियर्स के बारे में सुना होगा, जिसमें प्रोडक्ट को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है कि जो प्रोडक्ट बनाया गया है वो इतनी सफाई से नहीं बनाया गया है, या फिर वो टेक्निकल क्वालिफिकेशन को पूरा नहीं करता है। तो इस तरीके की कंडीशनैलिटीज लगाई जाती है ताकि सामने वाली कंट्री का जो प्रोडक्ट है उसको अपनी कंट्री में आने से रोका जाए। तो ये जो है टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर जो है ये या तो खत्म कर दिए जाते हैं या फिर कम कर दिए जाते हैं, ताकि जो व्यापार है, जो ट्रेड है दोनों पार्टीज के बीच में, दोनों कंट्रीज के बीच में इजिली हो जाए। ठीक है, सो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 जो पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर नॉट करेक्ट अबाउट जेंडर संवाद इवेंट। जेंडर संवाद इवेंट के बारे में कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही नहीं है, ये आपको बताना है। 3 स्टेटमेंट आपको दी है। पहली कहती है इट वॉज ऑर्गेनाइज बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया गया था, हो सकता है। A joint attempt between DNRLM and the Initiative for What Works to Advance Women and Girls in the Economy। ये एक joint attempt है दो bodies के बीच में, जिनके नाम मैंने आपको बता दिए हैं। The attempt is to generate greater awareness on gender related intervention across the country। तो इसमें यहाँ पे क्या किया जा रहा है? एक attempt लिया जा रहा है किस चीज के लिए? ताकि greater awareness जो है वो gender के ऊपर लेकर आई जाए। Now PIB से न्यूज बनाई गई है, जल्दी से बताएं क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर। चलिए डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पर पहली जो स्टेटमेंट है वो ये कहती है कि इसे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने ऑर्गेनाइज किया है। तो पहली स्टेटमेंट मान लेते हैं यहाँ पर, बिल्कुल ठीक है। हमारी जो रूरल मिनिस्ट्री है, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, उसके द्वारा इसको लेकर आया गया है। और ये एक ज्वाइंट अटेम्प्ट है DNRLM का, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन एंड आई वेज का। आई वेज क्या है यहाँ पे? इसकी फुल फॉर्म इनिशिएटिव फॉर व्हाट वर्क्स टू एडवांस वुमेन एंड गर्ल्स इन द इकोनॉमी है। ठीक है, तो ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है फॉर विमेन एजेंसी, ताकि वो बेस्ट प्रैक्टिसेस को अंडरस्टैंड कर सकें एक दूसरे की और अपने आप को इंप्रूव कर सकें। फॉर एग्जांपल, फैसिलिटेटिंग वुमेन्स एक्सेस टू लैंड राइट्स इन फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन। तो कैसे उनको यहाँ पे लैंड राइट्स देने हैं। तो ये जो एजेंसीज है एक दूसरे से इंफॉर्मेशन को शेयर करती है। कैसे यहाँ पर पब्लिक सर्विस डिलीवरी एस्टैब्लिश करनी है, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन उसका डेवलप करना है। ये जो अटेम्प्ट है इसमें ग्रेटर अवेयरनेस लाने की कोशिश करी जा रही है जेंडर रिलेटेड इंटरवेंशन को लेकर। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों यहाँ पर स्टेटमेंट जो है वो भी ठीक हो जाती है आपकी, और इसी वजह से आंसर क्या हो जाएगा? बिकॉज तीनों स्टेटमेंट ठीक है और यहाँ पे आपसे पूछा गया था नॉट करेक्ट, तो आंसर क्या होगा? नन ऑफ द अबव, बिकॉज ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अगर आपने नॉट करेक्ट को मिसरीड किया है या फिर इसको समझ के, इसको करेक्ट समझ के आंसर किया है, तो अपने आप को -2 मार्क्स दीजिएगा, बिकॉज मिसरीडिंग के लिए या फिर जल्दी जल्दी में अगर आप आंसर करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए -2 की पेनल्टी जो है वो यहां पर लगाई जाती है। चलते हैं यहां पर आगे बढ़ते हुए जेंडर संवाद से क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं, जो कि इंसाकॉक को लेकर है। इंसाकॉक के बारे में पूछा है, बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है या फिर कौन सा कथन आपका यहां पर सही हो जाता है। ये कंजोर्शियम है 10 नेशनल लैब्स का, जो कि इन्वॉल्व है। वो क्या कर रही है? जीनोम सीक्वेंसिंग कर रही है कोरोना वायरस के सैंपल्स को लेकर, हो सकता है। इट इज ज्वाइंटली एस्टैब्लिश्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो MOHFW और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का एक कोलैबोरेशन है। जल्दी से बताएं, न्यूज़पेपर में मेंशन किया गया था, वहां से बनाया गया क्वेश्चन। क्या है? ये एक साइंटिस्ट बॉडी है इंसाकॉक, जो कि एनालिसिस को शेयर करते हैं जब भी नया स्ट्रेन आता है। और यहाँ पर इंडिया का जो स्ट्रेन है मैंने आपको बताया था, उसका नाम क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देखिए यहाँ पर कहाँ पे USP IUSP, इंडिया में तो स्ट्रेन आया ही है, उसके अलावा यूके में भी नया स्ट्रेन आया, साउथ अफ्रीका में भी आया और ब्राजील में भी आया। इस तरीके से याद रख लीजिएगा IUSB। लेकिन इंडिया का जो स्ट्रेन है उसका नाम क्या है? दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, बताइएगा।
अगर हम बात करें तो यस, इट्स 10 नेशनल लैब्स का ये कंजोर्शियम है जो कि यहाँ पे जो नया स्ट्रेन आता है कोरोना वायरस के जो सैंपल्स हैं उसमें जीनोम सीक्वेंसिंग कर रहा है ताकि इसको अच्छे से समझा जाए। देखिए किसी भी चीज की जब हम सीक्वेंसिंग करते हैं, जीनोम सीक्वेंसिंग करते हैं, तो वो एक तरीके से उसकी मेन्यूस्क्रिप्ट के तौर पे काम करता है, उसकी इनसाइड आउटसाइड इंफॉर्मेशन हमें देता है, उसको बेहतर समझने में हमें हेल्प करता है। और यहाँ पर अगर हम कोरोना वायरस के साथ ये करेंगे और वेरियस स्ट्रेन के साथ ये करेंगे तो हमें ये भी पता चल पाएगा कि अब इस स्ट्रेन को न्यूट्रलाइज कैसे करना है, इसको खत्म कैसे करना है, राइट। ये एक क्या कह सकते हैं, इंसाकोक को जॉइंटली एस्टेब्लिश किया गया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा, और डीबीटी भी इसमें शामिल है। तो दूसरी स्टेटमेंट भी आपकी ठीक है और आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो ध्यान रखिएगा इंसाकोक को काफी इंपॉर्टेंट काम जो है यहाँ पे जो साइंटिस्ट है उनके द्वारा किया जा रहा है। 10 लैब्स का कॉन्ग्लोमरेट है और यहाँ पे कोशिश करी जा रही है इन स्ट्रेन्स को समझने की। आज के 9th क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि इकोनॉमिक्स रिलेटेड है। जीसैप के बारे में पूछा है, बताइए कौन सी स्टेटमेंट जीसैप को लेकर यहाँ पर सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है इन दिस द आरबीआई पीरियडिकली परचेज कॉर्पोरेट बॉन्ड्स फ्रॉम द मार्केट थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशन, हो सकता है। In this, there is an upfront commitment by the RBI to the market that it will purchase bonds worth a specific amount. तो यहाँ पे RBI ने मार्केट को कहा है कि एक स्पेसिफिक अमाउंट के जो बॉन्ड्स हैं उसको मैं परचेज करूंगा, और RBI जो इसमें पीरियोडिकली कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को परचेज भी करता है। बताइए क्या आंसर होगा, डिस्कस करेंगे इसको। न्यूज़पेपर से बनाया गया। RBI जो है बता रखा था न्यूज़पेपर के अंदर कि RBI जो है वो मॉडरेट बॉन्ड्स यील्ड चाहता है। अभी इसके रेपरकशन क्या होंगे वो तो हम जानेंगे ही, लेकिन जीसैप क्या है इसको भी डिस्कशन में हम लाने वाले हैं। जीसैप बेसिकली अगर आपको फुल फॉर्म पता हो तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्विजिशन प्रोग्राम है, और अगर यहाँ पे फुल फॉर्म आपको जी से समझ आएंगे आप, गवर्नमेंट है गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्विजिशन प्रोग्राम, तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो तो वैसे ही प्रॉब्लम में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ध्यान से पढ़ेंगे आरबीआई पीरियोडिकली परचेजेस कॉर्पोरेट बॉन्ड्स लिखा है, ठीक है। सो आरबीआई जो है इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या बॉन्ड को परचेज करता है, क्योंकि नाम है जीसैप, गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्विजिशन प्रोग्राम। दिस इज नॉट द कॉर्पोरेट सिक्योरिटी एक्विजिशन प्रोग्राम, ये कोई सीसैप नहीं है, इट्स जीसैप। इसी वजह से एक शब्द की वजह से स्टेटमेंट गलत हो जाती है। अगर किसी व्यक्ति ने यहाँ पे मिसरीडिंग करी है या फिर जल्दी में इसको आंसर किया, डेफिनेटली वहां पर आंसर गलत हो गया होगा, क्योंकि ध्यान से पढ़ेंगे तभी एक एक शब्द को समझ पाएंगे, इंटरनलाइज कर पाएंगे और फिर आंसर भी कर पाएंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, लेकिन यहाँ पे यस आरबीआई जो है इसके अंदर अपफ्रंट कमिटमेंट करता है कि मार्केट से वो कितने बॉन्ड्स को परचेज करेगा, इससे एक स्टेबिलिटी भी बनी रहती है मार्केट के अंदर, और बॉन्ड मार्केट को एक तरीके से जो कंफर्ट होता है वो भी यहाँ पर दिया जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, ओनली सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, सो ए विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर और उसके बाद रिवीजन करेंगे और प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी देखेंगे। आज प्रीलिम्स का क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, तो उसको बिल्कुल ध्यान से आप आंसर करिएगा। यहां पर यूएन पीस कीपिंग के बारे में दिया है, बताएं इसको लेकर कौन सी स्टेटमेंट आपकी ठीक है। 3 स्टेटमेंट आपको दी है। पहली कहती है एवरी पीस कीपिंग मिशन इज ऑथराइज्ड बाय सिक्योरिटी काउंसिल, हो सकता है जितने पीस कीपिंग मिशन होते हैं उसे सिक्योरिटी काउंसिल ऑथराइज करता हो। फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस आर कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी ऑफ यूएनएससी, जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं वो यूएनएससी मेंबर्स देते हैं, उनकी रिस्पांसिबिलिटी होती है। मे बी यूएन पीस कीपर्स आर इंक्लूडिंग सोल्जर्स, पुलिस ऑफिसर्स एंड सिविलियन पर्सनल। तो जो यूएन पीस कीपर्स होते हैं उसमें सोल्जर्स भी होते हैं, पुलिस भी होती है, सिविल पर्सनल भी होते हैं। मे बी सोचिएगा इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए, तो ये जो क्वेश्चन आपका था न्यूज ऑन एआईआर से बनाया गया था, और यहाँ पर इसका जो जिक्र है वो न्यूज में भी हुआ था, बिकॉज हमारे एक यहाँ पर पीस कीपर थे, इंडियन पीस कीपर, उनकी ऑनलाइन मतलब ड्यूटी करते हुए ऑन द ड्यूटी डेथ हो गई थी, और यहाँ पे यूएन के जो चीफ थे उन्होंने उस यहाँ पर जो हमारे यूएन पीस कीपर थे, इंडियन पीस कीपर थे, उनको ऑनर किया था, राइट। चलिए चलते हैं यहाँ पे यूएन पीस कीपिंग के बारे में जान लेते हैं। जो पहली स्टेटमेंट है एवरी पीस कीपिंग मिशन जो है दैट इज ऑथराइज्ड बाय द सिक्योरिटी काउंसिल, तो बिल्कुल ठीक हो जाता है। सिक्योरिटी काउंसिल जो है यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, हर पीस कीपिंग मिशन को ऑथराइज करती है, लेकिन ये चीज ध्यान रखिएगा फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस के हैं वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है यूएन मेंबर स्टेट्स की। अकॉर्डिंग टू यूएन चार्टर every member state is legally obligated to pay their respective share for peacekeeping, right? बट यहाँ पर जो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सभी यूएन मेंबर स्टेट्स की होती है, ना कि सिर्फ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स की, क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में तो परमानेंट नॉन परमानेंट मेंबर्स जो 5 और 10 हैं तो वो नंबर काफी कम हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जितने भी मेंबर्स हैं यूएन के उनको यहाँ पर फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन अपना देना होता है, और यहाँ पे सोल्जर्स, पुलिस ऑफिसर्स और पर्सनल जो है वो भी शामिल होते हैं। तो यूएन पीस कीपर्स ऑफन रेफर टू एस, कैसे रेफर किया जाता है, इनके ब्लू हेलमेट की वजह से इनको क्या कहा जाता है, इनको ब्लू बैरेट्स कहा जाता है या फिर ब्लू हेलमेट्स कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे लाइट ब्लू कलर का इनका हेलमेट होते हैं, बैरेट्स होते हैं। इसमें सोल्जर्स भी हो सकते हैं, पुलिस ऑफिसर्स भी हो सकते हैं, सिविल पर्सनल भी हो सकते हैं। पीस कीपिंग फोर्सेस आर कंट्रीब्यूटेड बाय मेंबर स्टेट्स ऑन अ वॉलंटरी बेसिस। तो यहाँ पर अगर आपको याद हो कुछ दिन पहले न्यूज आई थी कि चाइना के अराउंड 2 से 2,500 पीस कीपिंग में लोग थे
पर्सनल थे, लेकिन वो नंबर अब चाइना बढ़ा के 8,000 तक लेके जा रहा है। इंडिया के 5,000 से ज्यादा है, वन ऑफ द हाईएस्ट है। सिविलियन स्टाफ ऑफ पीस ऑपरेशन आर इंटरनेशनल सिविल सर्वेंट्स रिक्रूटेड एंड डिप्लॉयड बाय यूएन सेक्रेटेरिएट। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। और यहाँ पे ब्लू बैरट्स के बारे में डिस्कशन हमारा हो चुका है और 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। प्रीलिम्स का जो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला हूं उससे पहले और मार्क्स लिखने से पहले 2 मिनट के अंदर यहाँ पर एक्टिव रिवीजन करते हैं और यहाँ पे आंसर एक्टिव रिवीजन के अंदर आप ही को करने। तो जल्दी से मुझे बताइएगा यहाँ पर कौन कौन से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर मेंबर नहीं है और ये भी बताइएगा कि किन किन लोगों ने यहाँ पे शुरुआत करी थी इसके। देखिए शुरुआत में कनाडा, जापान, रशिया, यूएस भी इसमें थे और 11 मेंबर ऑफ स्टेट्स ऑफ यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जिसमें बेल्जियम से लेकर डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, यूके आपको मिल जाएंगे। लेकिन इंडिया और चाइना नहीं है। रशिया ने भी अभी कहा था कि वो भी इससे निकल रहा है। चलिए चलते हैं यहाँ पर, इससे आगे बढ़ते हुए मुझे क्वेश्चन का आंसर करिएगा जल्दी से। श्रीवरी ब्रह्मोत्सवम जो है ये कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है, राइट। यहाँ पे किसको डेडिकेट किया गया, लॉर्ड ब्रह्मा को डेडिकेट किया गया। 9 डे का ये पूरा फेस्टिवल है, लेकिन ऑफकोर्स कोविड की वजह से इसको और इससे रिलेटेड जो फेस्टिवल्स है उनके बारे में बताया था कि ये अभी सेलिब्रेट शायद ना किए जा सके, ठीक है। तो भीड़ जो होगी वो नहीं उमड़ेगी यहाँ पर और आंसर हमारा जो होगा वो होगा कहां पे सेलिब्रेट किया जाता है, इन द तिरुमला वेंकटेश्वर टेम्पल एट तिरुपति इन आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो तिरुमला वेंकटेश्वर टेम्पल एट तिरुपति, ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश के अंदर। देन वी डिस्कस्ड अबाउट यहाँ पे कल्चर का एक और क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था, बताइएगा बिहू कहां से है। और कुछ डांसेस मैंने आपको बताए थे, 8 डांसेस थे मोर स्पेसिफिकली। उन 8 में से अगर एक भी नाम याद हो तो बताइएगा, जिनको संगीत नाटक अकेडमी जो है उन्होंने क्या दिया, क्लासिकल डांस का दर्जा दिया, जिसके अंदर 8 डांसेस आपके सामने हैं। भरतनाट्यम था, ओडिसी, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, सतरिया, कथकली, कथक एंड मणिपुरी। चलिए इसके बाद डिस्कशन हमारा हुआ था LMO के बारे में, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन। ये मुझे बताएं कि क्या इसे एसेंशियल मेडिसिन में डाला गया है इंडिया के द्वारा, ये भी बताइएगा, WHO के द्वारा ये भी बताइएगा। ये जो ऑक्सीजन है ह्यूमन बॉडी के लिए यूज की जाती है, डायरेक्टली इसे यूज किया जा सकता है, सूटेबल है। हमारे देश में जो अभी ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है उसमें मेजर रीजन जो बताया गया वो ये है कि मैनेजमेंट जो है, सप्लाई का मैनेजमेंट वो अच्छा नहीं था, डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा नहीं था, ब्लैक मार्केटिंग भी काफी सारी देखी जा रही थी। लोग भी अपने घरों में जो सिलेंडर्स थे, जो आपके ऑक्सीजन सिलेंडर्स थे वो सेव करके रख रहे थे, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हमें यहाँ पर देखनी पड़ी, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हाई प्योर ऑक्सीजन जो है सूटेबल है ह्यूमन बॉडी के लिए, बिल्कुल ठीक है। और WHO ने और हमारे यहाँ पे ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर के हिसाब से भी इसे एसेंशियल मेडिसिन में डाला गया। देन इसके बाद डिस्कशन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5 को लेकर, जिसमें आपको बताना था कि नॉर्थ टू साउथ के अंदर कौन कौन है। सबसे नॉर्थ में कौन था ये मुझे बताइएगा, बाकी तो मैप के ऊपर मैं आपको दिखाई देता हूँ। यहाँ पे देखेंगे आसपास का रीजन जरूर देखिएगा, गिलगित बल्टिस्तान है यहाँ पर, सियाचिन ग्लेशियर इज क्वाइट फेमस, यहाँ पे आपका जो NJ 9842 पॉइंट है वो भी दिया है, अक्साई चीन जो है वो भी है, सबसे ऊपर गलवान वैली है, फिर हॉट स्प्रिंग्स है, नीचे आपका पैंगोंग सो लेक है जो कि काफी न्यूज में था। सो इफ यू आर सीरियस अबाउट योर प्रिपरेशन, अगर आप 100 डेज को यूज कर सकते हैं, देखिए द कोर्स इज नॉट ओनली अबाउट एनरोलमेंट करके छोड़ देंगे तो कोई फायदा नहीं है, बट द कोर्स इज अबाउट कि आप एनरोल करें और फिर उसका फायदा उठाएं, क्योंकि जो भी यहाँ पे लेक्चर्स बनाए गए काफी स्टडी, काफी एनालिसिस करके बनाए गए। सो इफ यू रियली आर सीरियस अबाउट इट, सिर्फ एनरोल कराने के लिए एनरोल मत कराइएगा। क्रैश कोर्स के लिए आपको 2 घंटे रोज देने पड़ेंगे, अगर आप वो दे सकते हैं देन यू कैन एनरोल इन इट। और यहाँ पर प्रीलिम्स की तैयारी आपकी होगी, साथ ही साथ मेंस की, जब आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होता है तो मेंस के आंसर भी डेली मुझसे इवैल्यूएट यहाँ पर करा लीजिएगा। सो यू कैन एनरोल इन दिस अगर आप चाहते हैं कि MCQs के वीडियोस के थ्रू और साथ ही साथ आपके जो पर्टिकुलर क्लास लेक्चर्स होते हैं उसके थ्रू आपकी तैयारी जो है उसको एक एज मिल सके, क्योंकि टाइम अभी आपके पास है, टाइम UPSC ने आपको दे दिए। नाउ द टोटल डिमांड इज फ्रॉम योर साइड। डिटर्मिनेशन अगर अपनी तरफ से देख सकते हैं तो क्रैश कोर्स के अंदर एनरोल करा लीजिएगा, लेकिन साथ ही साथ विद डिटर्मिनेशन कोर्स को यहाँ पर कंप्लीट करिएगा। साथ ही साथ नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहे हैं, द सेम गोस फॉर मिशन UPSC 2022 एंड 2023, क्योंकि जैसे वो 100 और 200 डेज के कोर्सेज है, दीज कोर्सेज आर फॉर 500 डेज एंड 500 प्लस डेज, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर डिस्कशन करेंगे FTA के बारे में। जल्दी से मुझे बताएं क्या EU के साथ हमने FTA साइन किया है, यस और नो। साथ ही साथ मुझे ये भी बताइएगा कि सबसे पहला FTA किसके साथ साइन किया था। ये एक ऐसा अग्रीमेंट होता है जिसमें टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर या तो खत्म कर दिए जाते हैं या कम कर दिए जाते हैं। टैरिफ बैरियर में आपके कस्टम ड्यूटीज, लेवीज, टैक्सेस आते हैं, लेकिन नॉन टैरिफ के अंदर सैनिटरी, फाइटोसैनिटरी, टेक्निकल जो आपके नॉन टैरिफ इश्यूज होते हैं उनको यहाँ पर लेके आया जाता है। सर पहला जो आया था वो श्रीलंका के साथ साइन किया था, EU के साथ अभी बातचीत चल रही है। फिर बताइएगा जेंडर संवाद इवेंट कौन से मंत्रालय लेके आया है, तो आंसर हमारा था यहाँ पे रूरल मिनिस्ट्रीज को लेकर आई है, ठीक है। देन वी डिस्कस अबाउट इंसाकॉग के बारे में बताइएगा कौन कौन सा मंत्रालय या फिर डिपार्टमेंट इसमें शामिल है। 10 नेशनल लैब्स का ये पूरा कॉन्ग्लोमेरेट है जो कि कोरोना वायरस के जो जीनोम सीक्वेंसिंग है उसको लेकर काम कर रहा है। DBT और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है इसमें शामिल है, ये भी ध्यान रखिएगा।
और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे जी सैप के बारे में डिस्कशन किया था। आरबीआई करने क्या वाला है, इसके अंदर क्या लेने वाला है। देखिए आरबीआई जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को यहाँ पर लेगा और ये पहले से ही मार्केट में अनाउंस कर देता है ताकि एक स्टेबिलिटी जो है वो बनी रहे, राइट। इसके बाद डिस्कशन हमारा हुआ था लास्ट क्वेश्चन को लेकर, जो कि यूएन पीस कीपिंग को लेकर था। जल्दी से मुझे बताएं फाइनेंसिंग जो है यूएन के अंदर वो कौन करता है, साथ ही साथ ये बताइएगा कि मिशन को ऑथराइज कौन करता है। मिशन ऑथराइज सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा किया जाता है और यूएन मेंबर्स जो है इसके अंदर क्या करते हैं, यूएन मेंबर्स जो है इसमें सभी कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन यूएन पीस कीपिंग के अंदर जो पर्सनल देना होता है वो वॉलंटरी बेसिस पे होता है, राइट। ब्लू बैरट्स कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा इनको। तो 10 क्वेश्चंस हमारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। मैराथन सेशंस को बिल्कुल मिस मत करिएगा। आपका जो मैराथन सेशन मैप का होगा या तो वो आज शाम को आपको प्रोवाइड किया जाएगा या फिर इसी वीक में ही आपको मैप का पूरा मैराथन जो है प्रोवाइड किया जाएगा। और जब भी आप मैराथन करें, देखिए अगर वो 50 क्वेश्चन का मैराथन है तो अपने आप को 50 में से मार्क्स दीजिए, अगर वो 100 क्वेश्चन का मैराथन है तो अपने आप को 100 में से मार्क्स करिए। क्योंकि जब आप अपने आप को मार्क्स देंगे ना, 50 मैराथन जैसे वीकली बेसिस पे जो आपका मैराथन आता है वो 50 क्वेश्चन का आता है, तो 50 में से आप 60% को टारगेट करके चलें कि कम से कम 30 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, क्योंकि इसके बेसिस पे आप अपनी कट ऑफ भी निकाल सकते हैं। क्योंकि देखिए 50 क्वेश्चन में अगर आप 30 स्कोर कर रहे हैं और आपकी नेगेटिव मार्किंग को भी आप अकाउंट फॉर करते हैं तो उस हिसाब से उसे डबल कर लीजिएगा, 100 क्वेश्चन में आपका स्कोर क्या रहेगा, राइट। तो यहाँ पे आप अपनी कट ऑफ जो है वो जरूर देखा करिए और अपने मार्क्स जरूर 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 कैलकुलेट करें मैराथन सेशन के अंदर। तो रिविजन तो आपको करनी है, साथ ही साथ रिवीजन के साथ साथ मार्क्स कैलकुलेट करेंगे और अपने मार्क्स को कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। दैट विल आल्सो मोटिवेट यू कि यस मेरा जो तैयारी है, जो प्रिपरेशन है वो सही डायरेक्शन में जा रही है। प्रीलिम्स के अंदर आज जो क्वेश्चन करना है आपको वो सिंपल सा ये करना है कि जो आपको 149 एक्स्ट्रा डेज जो है, अभी आप जानते हैं कि आपको 149 एक्स्ट्रा डेज यूपीएससी के द्वारा दिए गए, आप इसको कैसे यूज करेंगे। जैसे कि हो सकता है कुछ लोग इसको प्रीलिम्स की तैयारी करने के लिए यूज करें, कुछ लोग कहीं, जैसे मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स का मैसेज आया, उन्होंने कहा था कि मैं मेंस की तैयारी जो है उसको करूंगा, या फिर मेंस में अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को करूंगा, या फिर मैं आंसर राइटिंग जो है वो करूंगा, या फिर मैं मॉक टेस्ट ज्यादा लगाने की कोशिश करूंगा। तो आप इन 149 डेज को कैसे यूज करेंगे, एक्स्ट्रा टाइम को आप कहां पर लगाएंगे, क्या आपकी स्ट्रेटेजी में क्या चेंज यहां पर आने वाला है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और यहाँ पर जो भी लोग आप आंसर करेंगे रेंडमली मैं एक आंसर को चूज करके आपको जो फ्री पीडीएफ है वो प्रोवाइड करूंगा। यहाँ पर नेटमॉक यूपीएससी मेंस के आज आपका क्वेश्चन नहीं है बिकॉज दिस इज संडे। मेंस के जो क्वेश्चन है आप इस ग्रुप के अंदर सबमिट कर सकते हैं, इंटरव्यू के जो क्वेश्चन हैं उसका आंसर इस ग्रुप में सबमिट कर सकते हैं। और यहाँ पर मार्क्स जो है जल्दी से लिख दीजिए अपने कितना कितना आपने स्कोर किया, कितना कितना टारगेट किया था। 6 जो थी आपकी कट ऑफ रखी गई थी, अगर 6 से कम भी है तो भी कोई बात नहीं, सेकंड टाइम सभी को देखना है और सेकंड टाइम सबको देखने नोट्स भी बनाने हैं। तो विदाउट मेकिंग नोट्स जो वीडियोस हैं लास्ट जब आपका एग्जाम सामने होगा तो आपके पास उतना टाइम नहीं होगा देखने का, तो साथ के साथ अपने नोट्स बनाते चलिएगा। चलिए टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है जहां से आप इसकी पीडीएफ जो है वो भी ले सकते हैं। कोई भी आपका डाउट होता है तो वो प्लीज मुझे बता दीजिएगा, और अगर वीडियो ने आपको 1% भी हेल्प किया है तो प्लीज डू लाइक द वीडियो बिकॉज 500 लाइक्स के ऊपर जो फ्री पीडीएफ है वो टेलीग्राम के ग्रुप के ऊपर शेयर करी जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, टेक केयर, गुड बाय।